चलिए आज 450 साल लंबी एक कहानी में चलते हैं। ये कहानी है भारत आने वाले पहले यूरोपीय साम्राज्य की। एक ऐसी ताकत जिसने सिर्फ इतिहास ही नहीं बदला बल्कि हमारी खाने की थाली को भी हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। 60 गुना। सोचकर देखिए, ऐसा कौन सा सौदा हो सकता है जिसमें लगाए हुए पैसे पर 60 गुना ज्यादा रिटर्न मिले। नहीं, ये किसी नए जमाने के स्टार्टअप या स्टॉक मार्केट की कहानी नहीं है। ये कमाल था एक समुद्री सफर का। वास्को डी गामा की सिर्फ एक यात्रा ने सारे खर्चे निकालने के बाद भी 60 गुना मुनाफा कमा कर दिया। और बस इसी एक घटना ने पूरी दुनिया का पावर बैलेंस हिलाकर रख दिया और एक बिल्कुल नए तरह के साम्राज्य की नींव डाल दी। तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं। आखिर वो क्या वजह थी जिसने पुर्तगालियों को आधी दुनिया का चक्कर लगाकर भारत आने के लिए मजबूर कर दिया? इसके पीछे दो बड़े कारण थे। पहला मकसद तो था पैसा, यानी कि मसाले। उस दौर में यूरोप में मसालों के व्यापार पर अरब और वेनिस के सौदागरों का कब्जा था, जिस वजह से काली मिर्च की कीमत सोने जितनी थी। पुर्तगाल इस मोनोपोली को तोड़ना चाहता था। और दूसरा मकसद था धर्म। वो ईसाई धर्म का प्रचार करना चाहते थे और पूरब में अपने ईसाई साथियों को ढूंढना चाहते थे। तो जब वो यहाँ पहुंच गए तो उन्होंने बड़ी तेजी से और कहना पड़ेगा बड़ी बेरहमी से हिंद महासागर में अपनी ताकत जमाई। आइए देखते हैं कि उन्होंने ये सब किया कैसे। देखिए, उनका तरीका जमीन पर कब्जा करने का नहीं था। उन्होंने समुद्र के किनारे जरूरी जगहों पर किलेबंद ट्रेडिंग पोस्ट्स बनाए, जिन्हें फैक्ट्री कहा जाता था। उनकी पहली फैक्ट्री 1503 में कोचीन में बनी और दूसरी 1505 में कन्नूर में। ये उनके साम्राज्य के पहले मजबूत ठिकाने थे। लेकिन इस साम्राज्य को चलाना कैसे है, इस पर दो बिल्कुल अलग अलग सोच थी। पहले गवर्नर फ्रांसिस्को डी एल्मीडा की थी ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसका मतलब था कि बस समुद्र पर राज करो। लेकिन उनके बाद आए अफोंसो डी अल्बुकर्क। उनका मानना था कि समुद्र पर कंट्रोल तभी होगा जब जमीन पर जरूरी बंदरगाहों पर कब्जा होगा। और जीत हुई अल्बुकर्क की स्ट्रैटेजी की। असल में उन्हें ही पुर्तगाली साम्राज्य का असली आर्किटेक्ट माना जाता है। उन्होंने हिंद महासागर के 3 सबसे जरूरी एंट्री गेट्स पर कब्जा कर लिया। 1510 में गोवा, 1511 में मलक्का और 1515 में हुर्मुज। मतलब जिसने इन जगहों को कंट्रोल कर लिया, उसने पूरे समुद्री व्यापार को कंट्रोल कर लिया। इसके बाद गवर्नर नीनो डी कुन्हा ने 1530 में हेडक्वार्टर को कोचीन से गोवा शिफ्ट करके इस पावर को और भी पक्का कर दिया। उन्होंने बंगाल में हुगली और मद्रास के पास सेंथोम जैसी नई बस्तियां भी बसाईं। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। पुर्तगाली साम्राज्य उस जमाने के मुगल या विजयनगर जैसे जमीनी साम्राज्यों से बिल्कुल अलग था। उनका तरीका, उनकी सोच, सब कुछ एकदम नया था। उन्होंने एक अनोखा सिस्टम बनाया। उन्होंने बनाया एस्टाडो दा इंडिया, यानी भारत का राज्य। ये एक समुद्री साम्राज्य था जिसकी ताकत जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र के कंट्रोल पर टिकी थी। वे किलों के एक नेटवर्क और एक जबरदस्त नेवी के जरिए ट्रेड रूट्स को कंट्रोल करते थे और वो खुद को सागर के स्वामी कहते थे और थे भी। तो इस कंट्रोल को लागू कैसे किया गया? इसके लिए उन्होंने 3 हिस्से वाला सिस्टम बनाया। पहला था काटाज, एक तरह का परमिट जिसके बिना कोई भी भारतीय या अरबी जहाज समुद्र में नहीं जा सकता था। दूसरा, उन्होंने काली मिर्च और हथियारों जैसे कुछ सामानों के व्यापार पर पाबंदी लगा दी। और तीसरा था काफिला, जिसमें लोकल जहाज़ों को प्रोटेक्शन और निगरानी के लिए पुर्तगाली जहाजी बेड़े के साथ चलना पड़ता था। अब अंदाजा लगाइए कि उनका कंट्रोल कितना मजबूत था। इतना कि महान मुगल बादशाह अकबर को भी अपने जहाज़ों को समुद्र में भेजने के लिए पुर्तगालियों से काटाज लेना पड़ता था। ये बात समुद्र पर उनके दबदबे को साफ साफ दिखाती है। लेकिन पुर्तगाली शासन की कहानी सिर्फ व्यापार और कंट्रोल की नहीं है। उनकी जो विरासत है वो कहीं ज्यादा पेचीदा और विरोधाभासों से भरी हुई है। उनकी धार्मिक नीति के 2 बिल्कुल अलग चेहरे थे। एक तरफ सेंट फ्रांसिस जेवियर जैसे मिशनरी थे जो पूरी लगन से धर्म का प्रचार करते थे, तो दूसरी तरफ 1560 में गोवा में शुरू हुई क्रूर इंक्विजिशन थी, जिसने अलग मत रखने वालों पर भयानक जुल्म किए और लोकल मंदिरों को तबाह कर दिया। लेकिन उनका एक और असर है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, और वो है खेती पर। पुर्तगाली अपने साथ आलू, टमाटर, काजू, अनानास और तंबाकू जैसी फसलें लेकर आए। जरा सोचिए,
ये सब आज भारतीय खाने का कितना जरूरी हिस्सा है। और तो और मशहूर अल्फांसो आम भी उन्हीं की देन है। और बात सिर्फ थाली तक ही नहीं रुकी। उन्होंने 1556 में गोवा में भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस लगाया, जिससे आइडियाज के फैलने की रफ्तार ही बदल गई। उन्होंने अपनी गॉथिक आर्किटेक्चर से चर्चों और इमारतों का चेहरा बदला और पहली बार भारत और जापान के बीच सीधा समुद्री व्यापार शुरू किया। 450 साल एक बहुत लंबा वक्त होता है। जो साम्राज्य सबसे पहले आया वही सबसे आखिर में गया। चलिए देखते हैं कि इस लंबे सफर का अंत कैसे हुआ। तो फिर इतना मजबूत साम्राज्य बिखरा कैसे? कई वजहें थी। अंदर से उनकी धार्मिक कट्टरता और भ्रष्टाचार ने सिस्टम को खोखला कर दिया। बाहर से ब्राजील की खोज ने उनका ध्यान और पैसा अटलांटिक की तरफ खींच लिया। लेकिन सबसे बड़ी चोट तब लगी जब डच और अंग्रेज मैदान में उतरे। मजे की बात ये थी कि पुर्तगालियों ने ही तो दुनिया को दिखाया था कि भारत के समुद्री रास्तों पर कब्जा करके कितना मुनाफा कमाया जा सकता है। एक तरह से उन्होंने खुद ही अपने आने वाले दुश्मनों के लिए रास्ता तैयार कर दिया था। और फिर धीरे धीरे एक एक करके उनके किले हाथ से निकलते गए। 1632 में मुगलों ने हुगली छीन लिया। 1661 में बॉम्बे अंग्रेजों को शादी में दहेज के तौर पर चला गया। 1739 में मराठों ने बेसिन जीत लिया। ये सिलसिला सदियों तक चलता रहा और इसका अंत हुआ 1961 में, जब भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाकर गोवा, दमन और दीव को आज़ाद कराया। और यही बात उन्हें इतिहास में एक बिल्कुल अनोखी जगह देती है। वो 1498 में भारत आने वाले पहले यूरोपीय थे और 1961 में यहाँ से जाने वाले बिल्कुल आखिरी। तो भले ही उनका पॉलिटिकल एम्पायर खत्म हो गया, लेकिन उनका असर आज भी हमारे बीच जिंदा है। सिर्फ हमारे खाने या भाषा में ही नहीं, बल्कि उस रास्ते में भी जो उन्होंने आने वाली दूसरी यूरोपीय ताकतों के लिए खोला। तो अगली बार जब प्लेट में आलू या टमाटर की कोई सब्जी हो, तो एक पल के लिए सोचिएगा, कितने साम्राज्य मसालों की तलाश में शुरू होते हैं, लेकिन एक पूरे देश के खाने का तरीका हमेशा के लिए बदलकर खत्म होते हैं।